So hey guys, and welcome back to the Medit journey. Today we are going to start with the very important organ of a body, that is the spleen. तो स्प्लीन जो होता है मेजरली हमारा वेज शेप्ड का ऑर्गन होता है. इसका शेप कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हो, वेज शेप का. एंड इट इज़ लोकेटेड मेनली इन द हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन एंड पार्टली इन द एपिगेस्ट्रियम. तो हमने एब्डोमेन में 9 रीजन्स पढ़े हुए हैं. जो फर्स्ट पार्ट है ये एपिगेस्ट्रियम है, ये अम्बिलिकस है. अम्बिलिकस के ऊपर एपिगेस्ट्रियम पार्ट होता है, उसके नीचे हाइपोगेस्ट्रियम होता है. एंड ये लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है. तो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में हमारे पास स्प्लीन लोकेटेड होती है, एज वेल एज पार्टली इन द एपिगेस्ट्रियम रीजन स्प्लीन इज़ लोकेटेड. ओके, नाउ इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं. तो ये हमें एक हैरिस डिक्टम करके नंबर याद रखना पड़ता है. दैट इज़ ये इंचेस में होता है. मेन चीज़ ये है 1, 3, 5, 7, 9 to 11. ये ऑड नंबर्स हमें याद रखने होते हैं. 1 इंचेस जो इसकी थिकनेस होती है, 3 इंचेस इसकी ब्रेड्थ होती है, 5 इंचेस इसकी लेंथ होती है, 7 इंचेस क्या होता है, 7 आउंस जो होते हैं इसका वेट होता है. अगर ग्राम्स में देखेंगे तो 150 ग्राम्स होता है इसका वेट. और 9 to 11 तक हमारे पास जो रिब्स होती हैं वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है. स्प्लीन की लोकेशन की बात करें तो 9th, 10th और 11th रिब्स जो होती हैं उन पे लोकेटेड होती है. जो 10th ही होती है सेंटर में, वो इसका क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फॉर्म करती है, जिस पे स्प्लीन हमारी प्लेस्ड होती है. और ये 45 डिग्री पे प्लेस्ड होती है विद द हॉरिजॉन्टल. पोजीशन की बात करें तो इसमें 2 एंड्स होता है, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है. एंटीरियर एंड जो होता है वो आगे की ओर फेस करके, पोस्टीरियर एंड पीछे की ओर फेस करता है. एंटीरियर एंड जो होता है वो ब्रॉड होता है, फ्रंट फॉरवर्ड्स और डाउनवर्ड्स फेस करता है. और जो पोस्टीरियर एंड होता है ये 45 डिग्री पे हम अगर हॉरिजॉन्टल के साथ प्लेस करेंगे तो पोस्टीरियर एंड जो पीछे वाला एंड है, इस साइड वाला पार्ट हमारा, वो क्या हो जाता है, बैकवर्ड, अपवर्ड और मीडियली डायरेक्टेड होता है. और जो एंटीरियर एंड होता है वो लेटरली डायरेक्टेड होगा एंड एट द 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल होता है. ये 45 डिग्री याद रखना है. ये रहा इसका 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. और ये हमारा T10th वर्टिब्रे से निकल रही है 10th रिब, जिस पे हमारी स्प्लीन प्लेस्ड होती है. ओके, नाउ एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो मेनली हमारा स्प्लीन जो होता है ये हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है एंड नॉर्मली पैल्पेबल नहीं होता है. इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पैल्पेबल तब हो जाता है जब इसकी साइज़ ऑलमोस्ट डबल द ओरिजिनल या नॉर्मल साइज़ हो जाती है, जिसको हम स्प्लीनोमेगाली कंडीशन कहते हैं. ठीक है, इसमें 2 एंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड, जो मैंने आपको बता दिया है. 3 बॉर्डर्स होते हैं. सुपीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर है, फिर बीच में इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है और नीचे इन्फीरियर बॉर्डर होता है. जो सुपीरियर बॉर्डर होता है इसमें बहुत सारे नॉचेस प्रेजेंट होते हैं. जो इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है वो बीच में और इल डिफाइंड होता है. जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है उसमें थोड़े बहुत नॉचेस प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मोस्टली नॉचेस आर प्रेजेंट इन द सुपीरियर बॉर्डर. फिर हम इसके 2 सरफेसेस की बात करते हैं. एक होता है विसरल सरफेस, एक होता है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस. जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस होता है वो पीछे की ओर स्प्लीन के होता है, जो डायफ्राम के साथ कांटेक्ट में आता है. और जो विसरल सरफेस होता है इसमें बहुत सारे विसराज के साथ इसका कांटेक्ट होता है, जिससे इस पे इंप्रेशंस बन रहे होते हैं. वो आगे हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में. नाउ इसके पास 2 एंगल्स होते हैं. एक होता है एंटेरोबेसल एंगल, एक होता है पोस्टेरोबेसल एंगल. तो एंटेरोबेसल एंगल जो होता है वो एंटेरोलेटरल भी हम उसको कहते हैं, क्योंकि वो आगे लेटरली डायरेक्टेड होता है, मिड एक्सिलरी लाइन के पास होता है. और पोस्टेरोबेसल एंगल जो होता है वो मीडियली डायरेक्टेड होता है, तो इसको पोस्टेरोमीडियल एंगल भी हम कहते हैं. नाउ एक हाइलम भी प्रेजेंट होता है, जो एक नॉच की तरह काम करता है, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें एंटर कर रही होते हैं इन द स्प्लीन. जैसे कि टेल ऑफ द पैंक्रियाज जो होता है, 2 टाइप के लिगामेंट्स हम पढ़ेंगे, लीनोरेनल लिगामेंट और फिर गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट. ये भी लिगामेंट्स जो होते हैं वो हाइलम ऑफ द स्प्लीन में एंटर कर रहे होते हैं. सो गाइज, ये इसके बॉर्डर्स हैं. ये सुपीरियर बॉर्डर है. जो सुपीरियर बॉर्डर होता है और एंटीरियर एंड होता है, उन दोनों के जंक्शन पे हमारा एंटेरोबेसल एंगल होता है. जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है और एंटीरियर एंड होता है, उसके जंक्शन पे हमारे पास पोस्टेरोमीडियल एंगल प्रेजेंट होता है. जो एंटेरोबेसल एंगल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल होता है. क्यों? क्योंकि जो स्प्लीनोमेगाली की कंडीशन होती है, जिसमें एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन होती है, उसमें ये एंगल सबसे ज़्यादा ये पॉइंट होता है जो सबसे पहले हम पैल्पेट कर पाते हैं पर्सन में, अगर हम लेफ़्ट साइड पे चेक करते हैं तब. इसीलिए इसको क्लिनिकल एंगल ऑफ द स्प्लीन भी कहा जाता है. ओके, हाइलम जो होता है वो सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में लाई कर रहा होता है. इसके कंटेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं. अब हम रिलेशंस की बात करते हैं स्प्लीन के. तो इसमें 2 टाइप के रिलेशंस हम पढ़ते हैं, पेरिटोनियल रिलेशंस और विसरल रिलेशंस.
हम पेरिटोनियल रिलेशंस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन होता है, दैट इज़ पेरिटोनियम जो होता है उससे कवर्ड होता है, एनक्लोज्ड होता है। ओके तो स्प्लीन के पेरिटोनियल रिलेशंस में हम 3 लिगामेंट्स की बात करते हैं। जो पहला लिगामेंट होता है वो होता है गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट, जो स्प्लीन और स्टमक के बीच में होता है, दैट इज़ गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट, जैसे कि नाम बता रहा है। इसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होते हैं, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, एज वेल एज लिम्फेटिक्स और सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं। फिर दूसरा हमारे पास जो लिगामेंट आता है वो होता है लीनोरिनल लिगामेंट। ये लिगामेंट जो होता है वो स्प्लीन के लिए हम लीनो वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्लिनोरिनल या तो लीनोरिनल लिगामेंट होता है जो स्प्लीन को कनेक्ट करता है विद द लेफ्ट साइड ऑफ द किडनी। ओके और इसके कंटेंट्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि टेल ऑफ द पैंक्रियाज जो होता है वो पियर्स करता है लीनोरिनल लिगामेंट और एंटर करता है इनटू द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। यहाँ से स्प्लिनिक वेसल्स जैसे कि स्प्लिनिक आर्टरी और स्प्लिनिक वेन जो होते हैं वो पास करते हैं लीनोरिनल लिगामेंट से, एज वेल एज पैंक्रेटिको स्प्लिनिक लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक्स और अगेन सिंपैथेटिक नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। थर्ड लिगामेंट हमारे पास आता है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। ये लिगामेंट जो होता है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता है स्प्लीन के, बट स्प्लीन जो होती है और ऊपर डायफ्राम होता है और नीचे कोलोन होता है, तो स्प्लीन के ऊपर से ये पास करते हुए जाता है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द स्प्लीन। फ्रेनिकोकोलिक, फ्रेन मतलब डायफ्राम और कोलिक मतलब जो हमारा डिसेंडिंग कोलोन होता है, वहाँ इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक लिगामेंट होता है ये। अब विसरल रिलेशंस की अगर हम बात करें स्प्लीन की, तो इसमें 4 इंप्रेशंस हमारे पास स्प्लीन के ऊपर देखने को मिलते हैं, मतलब 4 विसरा उसके कांटेक्ट में होते हैं, जिसकी वजह से ये इंप्रेशंस बनते हैं। सबसे पहला इंप्रेशन अगर हम इस डायग्राम में देखें तो क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कहो और कनकेव इंप्रेशन सारे होते हैं, कन्वेक्स कोई नहीं होता, ये विसरल सरफेस पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक इंप्रेशन लार्जेस्ट और मोस्ट कनकेव इंप्रेशन होता है, जहाँ पे हमारा जो स्टमक होता है उसके लिए उसकी वजह से इंप्रेशन बनता है। ये सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में बनता है। फिर इंटरमीडिएट बॉर्डर और इन्फीरियर सरफेस के बीच में हमारे लेफ़्ट किडनी की वजह से रीनल इंप्रेशन बनता है। फिर जो यहाँ पे कोलोन होता है, दैट इज़ स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन जो होता है, जैसे यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्स कोलोन होगा, फिर यहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन होगा। ठीक है, तो उनकी वजह से यहाँ पे एक कोलिक इंप्रेशन भी बनता है एंटीरियर एंड के पास। फिर कोलिक इंप्रेशन और हाइलम के पास यहाँ पे एक पैंक्रेटिक इंप्रेशन भी बनेगा, जहाँ से हमारे पास टेल ऑफ द पैंक्रियाज जो होती है वो पास कर रही होती है। ओके गाइज, और यहाँ पे भी विसरल रिलेशंस को काफ़ी अच्छे से दिखा रखा है। बस ये स्टमक जो है ये ध्यान रखना है, ये ऊपर प्रेजेंट होता है, पीछे प्रेजेंट नहीं होता। स्प्लिनिक आर्टरी यहाँ से स्प्लीन के अंदर जा रही होती है, यहाँ पे टेल ऑफ द पैंक्रियाज है। फिर स्प्लिनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन है जो स्प्लीन की साइड पे है, या तो इसको लेफ़्ट कोलिक फ्लेक्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये फोल्ड जो है ये लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारे पास स्प्लिनिक वेन और आर्टरीज यहाँ पे जा रही है। ये लेफ़्ट किडनी है, लेफ़्ट किडनी पीछे की ओर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास रीनल इंप्रेशन भी बन रहा होता है स्प्लीन के ऊपर, एज वेल एज सुप्रा रीनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है लेफ़्ट किडनी के ऊपर। जो डायफ्रामेटिक सरफेस होता है ये काफ़ी स्मूथ होता है और कन्वेक्स होता है। विसरल सरफेस हमने देख लिया जिस पे इंप्रेशंस होते हैं। डायफ्रामेटिक सरफेस के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो डायफ्राम तो ऑब्वियसली सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आएगा, बट उससे पहले ही हमारे पास पेरिटोनियम होगा जिससे हमारा स्प्लीन पूरा एनक्लोज्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 10th और 11th रिब्स भी होंगे। फिर एक ऑस्टोडायफ्रैग्मेटिक रेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो डायफ्राम को लेफ्ट लंग को से सेपरेट कर रहा होता है। ओके, ये है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस के रिलेशंस। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो स्प्लीन सप्लाइड होता है विद द स्प्लिनिक वेसल्स, दैट इज़ स्प्लिनिक आर्टरी से सप्लाइड होता है। स्प्लिनिक आर्टरी जो होती है वो सिलियक ट्रैंक की ब्रांच होती है। लीनोरिनल लिगामेंट जो होता है इसको पियर्स करते हुए ये पास करती है। और दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस बनती हैं, क्या क्या इसका नाम होता है। बस इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन मेजरली होता है जब ये ओपनली ब्लड पास करता है, जैसे कि यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क बनने से पहले ये डायरेक्टली साइनोसॉइड्स में ड्रेन कर देता है। इसको हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच इज सीन इन द स्प्लीन। अभी ये कंट्रोवर्शियल टाइप की इसकी आर्टीरियल सप्लाई है।
स्प्लेनिक आर्टरी मेन आर्टरी होती है जो सप्लाई कर रही होती है स्प्लीन को। स्प्लीन और ये स्प्लेनिक आर्टरी की कुछ ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी एक ब्रांच होती है जो हमारे ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती है। फिर पैंक्रेटिक ब्रांचेस भी होती है स्प्लेनिक आर्टरी से जो पैंक्रियाज को सप्लाई करती है। फिर स्प्लेनिक आर्टरीज होती हैं जो स्प्लीन को ऑब्वियसली सप्लाई करते हैं, एज वेल एज 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं जो लेफ्ट कर्वेचर ऑफ द स्टमक जो होता है, आई मीन टू से कि ग्रेटर कर्वेचर जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है उसको सप्लाई कर रहा होता है। वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो जैसे कि स्प्लेनिक आर्टरी जो होती है ये आर्टेरियल सप्लाई कर रही है, वैसे ही स्प्लेनिक वेन है जो इसकी वीनस ड्रेनेज कर रही है। यह हाइलम ऑफ द स्प्लीन में एंटर करेगी और स्प्लेनिक वेन जो होती है वो एनास्टमोस करती है विद द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन टू फॉर्म द पोर्टल वेन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एनास्टमोसिस कहाँ पे हो रहा था? बिहाइंड द नेक ऑफ द पैंक्रियाज हो रहा होता है। इस डायग्राम में बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है कि ये है हमारे पास क्या, ये तो पैंक्रियाज है, ये स्प्लीन है। यहाँ पे हमारे पास आ रही होती है क्या, स्प्लीनिक वेन जो एंटर करती है स्प्लीन में, स्प्लीनिक ब्रांचेस देती है और स्प्लीन को ड्रेन करती है। शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स होती हैं। इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन भी एक ब्रांच होती है। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन एक ब्रांच होती है स्प्लीनिक वेन की। पैंक्रेटिक वेन्स से ये पैंक्रियाज को ड्रेन कर रहा होता है। ये दोनों देखो नेक ऑफ द पैंक्रियाज के पीछे ज्वाइन कर करके पोर्टल वेन बना रही होती है। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एज वेल एज हमारी जो स्प्लेनिक वेन है ये पोर्टल वेन बनाती है। पोर्टल वेन फाइनली जाकर के इन्फीरियर वेना कवा में ओपन हो जाती है। स्प्लीन के बारे में एक फ़नी चीज़ ये है कि ये खुद एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, बट इसका खुद का कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता है। जो हम देखेंगे हिस्टोलॉजी में कि इसके अंदर रेड पल्प और वाइट पल्प करके चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिनको हम कैप्सूल कहते हैं। वहाँ पे ही कुछ लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे अराइज होते हैं जो पैंक्रेटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें जा कर के ड्रेन करते हैं फाइनली और रन करते हैं अलॉन्ग द स्प्लेनिक आर्टरी। और इसकी नर्व सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो सीलियक प्लेक्सस जो होते हैं वो स्प्लीन को सप्लाई कर रहे होते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्प्लीन में सबसे मेजर फंक्शन इसका ये होता है कि एरिथ्रोपोइसिस का काम करता है। जब इन्फेंटाइल स्टेज या फीटल स्टेज में ये आरबीसीज की फॉर्मेशन करवाता है, दैट इज़ होमोपोइसिस या एरिथ्रोपोइसिस करवाता है। बट लेटर ऑन स्टेजेस में ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज की तरह काम करता है। दैट इज़ आरबीसीज 120 डेज़ के बाद आकर के यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसलिए हम स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। ओके, लिम्फोपोइसिस इसमें लाइफ लॉन्ग चलती है। दैट इज़ टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स कंटिन्यूड होते हैं थ्रू आउट द लाइफ इसमें फॉर्म होने के लिए, ताकि इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी जो है वो काम करते रहे। बट हीमोपोइसिस जो होती है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर होने लग जाती है और या रीस्टार्ट हो जाती है कुछ डिजीज़ में, जैसे कि माइलोस्क्लेरोसिस होती है और माइलॉइड ल्यूकीमिया होती है। ये दो ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें हीमोपोइसिस अडल्ट लाइफ में भी रीस्टार्ट हो सकती हैं स्प्लीन के अंदर। इसमें फैगोसाइटोसिस का फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि स्प्लीन के अंदर काफ़ी सारे क्या प्रेजेंट होता है, मैक्रोफाजेस प्रेजेंट होते हैं जो सर्कुलेटिंग एंटीजेंस को डिटेक्ट कर लेते हैं और उनके ऊपर तुरंत अटैक कर लेते हैं। ये मैक्रोफाजेस में रेटिकुलर सेल्स आ सकते हैं, मॉडिफाइड रेटिकुलर सेल्स आ सकते हैं, फ्री मैक्रोफाजेस हो सकते हैं जो एक्ट करते हैं फॉरेन बॉडीज़ के ऊपर। इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने में स्प्लीन का मेजर रोल होता है, क्योंकि ये म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू होता है जो मेजर पार्ट ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन फॉर्म करता है। सेकेंड इज़ कि ये स्टोरेज का काम करता है ऑफ द आरबीसीज इनिशियल लाइफ में, और आरबीसीज कैन बी स्टोर्ड इन द स्प्लीन एंड रिलीज इनटू द सर्कुलेशन व्हेनेवर नीडेड। स्टोरेज का भी काम कर रहा होता है एक तरीके से। अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो क्लिनिकल एनाटॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल स्प्लीन जो होती है वो नॉन पाल्पेबल होती है, उसको कहीं से हम फील नहीं कर सकते। बट जब इसका साइज़ ऑलमोस्ट डबल द ओरिजिनल साइज़ हो जाता है, दैट इज़ स्प्लीनोमेगाली की सिचुएशंस जब होती हैं, तब इसका एंटेरोबेसल एंगल जो होता है वो सबसे पहले फील होने वाला पॉइंट हो जाता है। स्प्लीन की लोकेशन हमने ये पढ़ी थी कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होता है और पार्टली इन द एपिगैस्ट्रम रीजन। बट अगर स्प्लीनोमेगाली हो रही है, दैट इज़ उसका एनलार्जमेंट होता है, तो वो मूव करता है टू द राइट साइड ऑफ द बॉडी। दैट इज़ यहाँ पे हमने 9 सेगमेंट्स जो पढ़े थे उसमें राइट इलियक फोसा करके एक प्रेजेंट लोकेशन होती है यहाँ पे, तो इस ओर कर करके ये मूव करती है स्प्लीन। ओके, सबसे ये मॉडरेट साइज, अगर माइल्ड एनलार्जमेंट है थोड़ी बहुत है तो उसको माइल्ड एनलार्जमेंट कहेंगे, फिर मॉडरेट में थोड़ी और बड़ी हो जाती है और सीवियर एनलार्जमेंट में ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। स्प्लीनोमेगाली क्या होती है, जिसमें एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन देखने को मिला जाता है, जिसमें ये राइट इलियक फोसा के अंदर एनलार्ज कर करके प्रोजेक्ट करने लग जाती है और इजीली पैल्पेबल हो जाती है इनके नोचेस जो सुपीरियर बॉर्डर में प्रेजेंट थे। स्प्लेनेक्टॉमी, एक्टॉमी मतलब कि कहीं पे भी कट लगना या सर्जिकल रिमूवल होना।
जब स्प्लेनेक्टॉमी होती है तब काफ़ी ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि लीनोरेनल लिगामेंट के पास जो होता है वो टेल ऑफ द पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है इसके हाइलम में। और टेल ऑफ द पेंक्रियाज में बहुत सारे आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन करते हैं। और अगर ये डैमेज हो गए, टेल ऑफ द पेंक्रियाज डैमेज हो गई, तो डायबिटीज़ मेलिटस की सिचुएशन आ सकती है। इसमें गैस्ट्रोस्प्लेनिक और लीनोरेनल लिगामेंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट से क्योंकि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जा रही होती है वो हम नहीं डैमेज कर सकते, और लीनोरेनल लिगामेंट से टेल ऑफ द पेंक्रियाज अटैच्ड होती है उसको हम डैमेज नहीं कर सकते। इसीलिए स्प्लेनेक्टोमी करने से पहले हमें इन स्ट्रक्चर्स को, इन लिगामेंट्स को सेपरेट करना पड़ता है। नाउ स्प्लेनिक पंक्चर क्या होता है, जिसमें हम स्प्लीन के अंदर कोई पंक्चर करते हैं, लाइक यूजिंग द लंबर पंक्चर नीडल्स जो होते हैं उनको ही हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी लोकेशन क्या होगी, 9th और 10th इंटरकोस्टल स्पेसेस के अंदर हमें पंक्चर करते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन के पास से। जब भी पंक्चर परफॉर्म किया जाता है तब हमें पेशेंट को बोला जाता है कि अपनी सांसों को वो रोक ले या ब्रेथ को स्टॉप कर ले ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि अगर वो ब्रीदिंग वो कंटिन्यू करेगा तो क्या होगा, स्प्लीन जो है वो मूव करेगा, ऑब्लिकली मूव करेगा और ट्रांसवर्सली मूव करता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या हो सकते हैं कि स्प्लीन में लेसरेशंस हो सकते हैं, दैट इज़ जो हम कट लगा रहे हैं वो ज़्यादा, जो पंक्चर कर रहे हैं वो कहीं और पार्ट पे हो सकती है और इंटरनल हैमरेज ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि स्प्लीन जो होती है ये हाईली वेस्कुलर होती है, इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच होती है, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। इसके लिए लेसरेशन ऑफ द स्प्लीन को हम अवॉइड करने के लिए, उसको ब्रीथ रोकने के लिए कहते हैं ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर। अब स्प्लीनिक इन्फेक्शन क्या होता है, जिसमें हमारा स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन में जो वेसल्स होती हैं, जो वेसल्स इसको सप्लाई कर रही होते हैं, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी वजह से स्प्लीन के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं रीच करेगा, तो इसकी वजह से स्प्लीनिक इन्फेक्शन जैसी सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। जो स्प्लीन का पेन होता है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द शोल्डर, क्योंकि स्प्लीन लेफ़्ट साइड पे लोकेटेड है, तो लेफ़्ट साइड ऑफ द शोल्डर में ये स्प्लीन का पेन, स्प्लीनिक इन्फेक्शन का पेन फील हो सकता है, जिसको हम केयर साइन कहते हैं। दिस साइन इज़ इंपॉर्टेंट। जो लेफ़्ट साइड ऑफ द शोल्डर में पेन होता है, जबकि मेजर प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, स्प्लीन की लोकेशन पे होती है, इसीलिए इसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहीं और है बट पेन कहीं और हो रहा है, दिस इज़ नोन एज रेफर्ड पेन। अब हम स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन में अगर छोटे बहुत कट लग जाते हैं तो उसको अगर हम सूचर कर दें विद द कैटगट टाइप ऑफ सूचर, एक टाइप का सूचर होता है ये, और इसको ग्रेटर मोमेंटम में इम्प्लांट कर दे, वापस से रैप कर दे, तो उससे इसकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है स्प्लीन की, क्योंकि ये हाईली वेस्कुलर होता है। पार्शियल स्प्लेनेक्टोमी क्या होती है, जिसमें हम स्प्लीन में सेगमेंटल ब्रांचेस होती है काफ़ी सारी स्प्लेनिक आर्टरी के। स्प्लेनिक आर्टरी मोस्टली एक एंड आर्टरी होती है, इसकी एनास्टमोसिस नहीं होती ज़्यादा किसी के साथ। तो एक सेगमेंट जो होता है अगर हम उसको रिमूव भी कर देते हैं तो वो स्प्लीन हमारी सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि सेगमेंटल ब्रांचेस इसकी बहुत सारी होती हैं, तो अलग अलग सेगमेंट्स अलग अलग पार्ट्स को सप्लाई करते हैं, तो इंडिविजुअली वो सर्वाइव कर सकते हैं। स्प्लेनेक्टोमी के बाद स्प्लीन को हम स्मॉल पीसेस में कट करके उसको इम्प्लांट कर सकते हैं विद इन द ग्रेटर मोमेंटम, वही जो मैंने आपको बताया। सिंस ये हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है तो ये सर्वाइव कर सकता है और फंक्शन अपने नॉर्मल कर सकता है, दैट इज़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। एंटीबॉडीज़ ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसके अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एंटीबॉडीज़ को। बेंटीज डिजीज़ क्या होती है, जिसमें क्रॉनिक कंजस्टिव एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन होती है। अगर स्प्लीन एनलार्ज हो रही है गाइस, तो आप खुद सोचो, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज होता है और स्प्लीन बड़ी हो गई तो ये अपना फंक्शन ओवर पावर करेगी, दैट इज़ और ज़्यादा फास्ट डिस्ट्रक्शन करने लग जाएगी आरबीसीज की। वो सिनाइल आरबीसीज को नहीं, बल्कि जो प्री मेच्योर आरबीसीज होते हैं, दैट इज़ उनका 120 लाइफ डेज़ की लाइफ साइकिल भी पूरी नहीं हुई, 90 डेज़ की आरबीसीज है, उनको भी ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है स्प्लीन, क्योंकि इसकी एनलार्जमेंट हो गई है। इसी को कहते हैं हम बंटीज डिजीज़। केयर साइन में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ़्ट साइड पे हमारी स्प्लीन प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ का पेन जो होता है स्प्लीनिक इन्फेक्शन के टाइम पे लेफ़्ट शोल्डर के पास भी फील हो रहा है, दैट इज़ स्प्लीनिक पेन, ये रेफर्ड पेन है। ओके, हिस्टोलॉजी में हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे स्प्लीन के डेवलपमेंट के बारे में, बट अभी के लिए बस देख लेते हैं, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इसमें जो पूरा ये रेड कलर के आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये तो है इसका रेड पल्प। वाइट पल्प जो है, ये सर्कुलर से स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, दिस इज़ द वाइट पल्प। ओके, जहाँ पे हमें आर्टीरियल्स एक ज़रूर से ज़रूर दिखेंगे, ये आइडेंटिफाइंग फीचर होता है इसका। और ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये कैप्सूल बना रहा होता है किसका, स्प्लीन का, और ये अंदर इन्वेजिनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबिक्यूले।
जो रेड पल्प होता है इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, सारे टाइप के ब्लड सेल्स मिलते हैं, दैट इज़ RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स मिलते हैं, फिक्स्ड या फ्री मैक्रोफाजेस भी घूमते हुए इसमें मिल जाते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी मिल ही जाएंगे क्योंकि इसमें बी लिम्फोसाइट्स हैं इन द WBC, तो वो तो प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज़ को। फिर वेस्कुलर सिस्टम ट्रांसपोसेस द ऑर्गन एंड प्रीमेच्योर्स एंड परमेट्स इट थॉरोली। इसकी वेस्कुलर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, स्प्लेनिकुलाई टर्म अब एक होता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारी स्प्लीन्स बन जाती है, एसेसरी स्प्लीन्स बन जाती हैं, और इनकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है कि हमें काफ़ी एक पर्टिकुलर लोकेशन को छोड़ करके और दूसरी जगह पे स्प्लीन देखने को मिलने लग जाती है, जैसे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है मेल्स के केस में वहाँ पे मिल सकती है उसके कोर्स के अराउंड, या ब्रॉड यूट्रस ऑफ द फीमेल, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस जो होता है फीमेल्स के केस में वहाँ पे मिल सकता है, स्प्लेनिकुलाई वहाँ पे देखने को मिल सकती है। या तो हमारे पास जो लिगामेंट्स हैं दैट इज़ गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, लिनोरिनल लिगामेंट, फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, ग्रेटर ओमेंटम, इन सारे लोकेशंस पे भी हमें मल्टीपल स्प्लीन्स देखने को मिल सकती हैं जिनको हम एसेसरी स्प्लीन्स कहेंगे या स्प्लेनिकुलाई कहेंगे गाइज। So this was all about the spleen. I hope you understood the spleen very well. If you did so, please stay tuned. I will explain every viscera of the abdomen, including the pancreas, liver, small intestine, large intestine, their parts and gallbladder and all. In 20 minutes to 30 minutes I will try to finish each viscera and that too in great depth. आप सिर्फ जो मार्क्ड पॉइंट्स हैं उनको अगर पढ़ लोगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू गाइज। एट लास्ट मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि स्प्लेनोमेगेली और हाइपरस्प्लेनिज्म क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस आप आइडेंटिफाई करो। डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।